पढ़ देता हूं। बुद्धिजीवियों के सदन का मत है कि मोदी जी का भारत सही दिशा में है कि पुरजोर पक्ष में 3, 2, 1। महोदय, यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं, भारतीय बुद्धिजीवी, वो भारत की उन्नति की बात करते हैं और उन्नति कई पहलुओं को लेकर चलता है। दूसरी बात है कि मोहिती जी के भारत का मतलब क्या है। मोदी जी का भारत का मतलब है मोदी जी के शासनकाल से प्रारंभ से लेकर के आज तक का भारत और अभी तक का। दूसरी बात है कि महोदय, सही दिशा का मतलब क्या है। सही दिशा का मतलब हमारा यह है कि वो ओवरऑल प्रोग्रेस की दिशा में है, कंपैरेटिवली पहले की अपेक्षा, और कुछ एक्सेप्शनल जहां पे चुनौतियां हम उसको प्रयास में लगे हैं ठीक करने के लिए, लेकिन ओवरऑल कंपैरेटिवली हम बेटर डायरेक्शन में है, उसी को हमारे लिए सही दिशा है। दूसरी बात में होता है कि एक देश की उन्नति के लिए जिसके लिए हम बात कर रहे हैं उसके कई आयाम होता है। पहला आयाम होता है कि पॉलिटिकल, राजनीतिक। अब राजनीति के दृष्टि से हम देख सकते हैं महोदय कि कोई एक देश की उन्नति उसकी राजनीतिक एकीकरण पर निर्भर करता है। यदि एक देश में राजनीतिक रूप से बंटवारा की भावना व्याप्त होती है तो उस देश की उन्नति बड़ा करना असंभव होता है। अब देश में देख सकते हैं कि एक ही देश में कैसे हम एक देश होते हुए जम्मू कश्मीर को एक तरह से भारत में होते हुए भी अलग भावना से देखा जाता था। 370 को हटा करके हमने उसको पूरी तरीके से इंक्लूड किया है। दूसरी बात है महोदय, देश के राजनीति में इंक्लूसिविटी की बड़ी भावना होती है। नॉर्थ ईस्ट में बोडो का कई वर्षों से प्रोटेस्ट चल रहा था, बोडो एग्रीमेंट करके हम नॉर्थ ईस्ट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए। दूसरी बात है कि महोदय, सामाजिक, समाज की बेहतरी जो होती है वही सही दिशा निर्धारित करती है किसी भी देश के लिए। अब सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो निम्न तबका का उन्नति ही सामाजिक उन्नति का आयाम होता है, और सामाजिक उन्नति में निम्न तबके की उन्नति में दो बातें आती हैं। पहली की डिग्निटी की उन्नति हो, दूसरा लाइवलीहुड का। अब डिग्निटी में जो चीजें आती है महोदय वो होता है आपके बेसिक नीड्स जो कि आपकी अस्मिता से जुड़ी हुई है। देश के इतने वर्षों आजादी के बाद भी लोग शौचालय के लिए ओपन डेफिकेशन में जाते थे, लेकिन आज के ऐसे सरकार में देखा गया कि ओपन डेफिकेशन स्त्री अस्मिता या व्यक्ति के अस्मिता के अगेंस्ट है, और इसलिए हमने प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना के अंतर्गत शौचालय का निर्माण कराया। दूसरी बात है महोदय, यदि किसी के ऊपर छत नहीं होता है तो वो भी उसके डिग्निटी के अगेंस्ट होता है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के लिए आवास की योजना बनाई। दूसरी बात है महोदय, लाइवलीहुड। यदि समाज का निम्न अपना लाइवलीहुड से भी परिपूर्ण नहीं होता है तो वो गरीबी, भूखमरी का शिकार होता है। और ऐसे में दो चीजों की आवश्यकता है। पहला कि वो स्किल्ड हो, और स्किल्ड जब तक हो रहा है तब तक उसको बेसिक नीड्स की अवेलेबिलिटी कराई जाए। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत हम उसको एक बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि खाने से जुड़ा है, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम उसको लॉन्ग टर्म स्किल्ड बना रहे हैं ताकि वो अपना स्वार्जन परिमार्जन कर सके। दूसरी बात महोदय, एक देश की उन्नति में होता है इकोनॉमिकल यूनिटी, और इकोनॉमिकल यूनिटी में यहाँ पे मोदी की जो भारत है वो सही दिशा में इसलिए भी है क्योंकि हम पोस्ट कोविड में आज बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो पीछे की तरफ मुड़ रही है। क्यों? क्योंकि यूके की अगर बात करें, जापान की बात करें तो वहां पे टेक्निकल रिसेशन आ रहा है। टेक्निकल रिसेशन यानी कि लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट घट गई है, लेकिन भारत 7.8% से अपने जीडीपी ग्रोथ रेट में उन्नति कर रहा है। दूसरी बात महोदय जो होती है इकोनॉमी में वो होती है करप्शन का खत्म होना, और जो निम्न तबका है वहां तक सरकार के आर्थिक नीतियों का डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचना। मोदी सरकार की सबसे बड़ी पहचान है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हमारे ही देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसा जो होता है नहीं जाता है, 15 पैसा पहुंचता है। आज के डेट में 100 रुपया भेजा जाए तो 100 रुपया पहुंचता है। दूसरी बात है महोदय यहां पर ध्यान देने की वो है कि किसी भी देश की आर्थिक उन्नति उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे टिका होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो, रोड्स का डेवलपमेंट हो, और आज के जो हमारे रोड्स डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आज के जितनी भी सरकारें रही हैं फैक्चुअली वो उससे स्ट्रांगली काम कर रहा है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो कैपिटलिस्टों को एक कोसने और उनको नीचा दिखाने की प्रवृत्ति पिछले सरकारों में थी, उसके अगेंस्ट जाकर के हमने कैपिटलिस्टों को इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मान करके उन्हें बढ़ाया है। दूसरी बात है महोदय, हमें ध्यान देने की बात है कि गवर्नेंस की 2 चीजें होती हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंसी, जिसको हमने बताया कि डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू हमने आगे बढ़ाया। दूसरी बात होती है गवर्नेंस की फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हमने उस समाज के वे लोग जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं थे उनको भी जोड़ दिया है ताकि जरूरत पड़ने पे उनको जो कुछ भी फाइनेंशियली गवर्नमेंट सपोर्ट कर सके बिना किसी बैरियर के। दूसरी बात महोदय डिजिटल ट्रांजैक्शन,
कुछ समय पहले कहा जाता था कि भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन संभव नहीं है क्योंकि इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन मोदी के भारत में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी होने के नाते स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन कर ले रहा है, जो कि अफोर्डेबिलिटी के मामले में भी अच्छा है, और दूसरे फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण दूर सुदूर में रहने वाले लोग अपने परिवार को बड़े आसानी से पैसे भेज देते हैं। दूसरी बात है महोदय रिलीजियन। हमारी सरकार, जो मोदी की सरकार है, वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, यानी कि केवल आपको खुश करने के लिए, परसेप्शन बनाने के लिए आपको नहीं करती है, बल्कि इन जेन्युइनिटी वो आपको सपोर्ट करती है। इसका जो डेटा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर के जो स्कॉलरशिप है उनको बढ़ाए गए, हज सब्सिडी बढ़ाए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री की सेकुलरिज्म की परिभाषा में सर्वधर्म समभाव की बात है, इसलिए वो सिख में करतारपुर कॉरिडोर बनाते हैं, काशी कॉरिडोर बनाते हैं, हज के जो है वो दरगाह प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति के भी साथ जाते हैं। तो हमारी सेकुलरिज्म की परिभाषा सर्वधर्म समभाव की है। दूसरी बात है फॉरेन रिलेशन। फॉरेन रिलेशन में देखा गया है महोदय कि हमारी जो इस समय की सरकार की स्टैंड है वो ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है। ऐसे में G20 की हमने सफलतापूर्वक आयोजन कराया, और उसमें जो चुनौती थी कि यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, यूक्रेन को मोरालिटी सपोर्ट भी दे दिया और रसिया को क्रिटिसाइज ना करके अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर्स को सेटिस्फाई भी कर दिया। यह हमारी एक डिप्लोमेटिक विन थी, और ग्लोबल साउथ की आवाज भी हम बन रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता दिलाने के लिए मुखर हो रहे हैं। यह हमारी नीति है। दूसरी बात है एनआरआई। किसी भी देश का एसेट होता है एनआरआई, क्योंकि वो जिस देश में रहता है वहां के पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है इन सपोर्ट ऑफ जहां से वो बिलोंग करता है। हमारे प्रधानमंत्री की जो नीति रही है वो वहां अपने देश के एनआरआई से इंक्लूड होने की रही है। और दूसरी बात है महोदय, हमने अपनी ऑटोनॉमी फॉरेन रिलेशन की दिखाई जब हम रसिया से चीप ऑयल लिए, इररिस्पेक्टिव की पूरा वेस्ट हमें क्रिटिसाइज कर रहा था। दूसरी बात है कल्चर हेरिटेज। महोदय कल्चर हेरिटेज यानी कि विकास भी विरासत भी। हमने योगा को इंटरनेशनली उसको प्रेस्टीज दिलाई, और दूसरी बात है हमने कई सारे धार्मिक स्थल का पुनरुत्थान किया। तीसरी बात है महोदय की विमेन, जो किसी भी समाज के विकास का आयाम होती है महिलाओं, उनके लिए हमने 33% रिजर्वेशन जो कि पिछले सरकारों ने रोक रखा था उसे भी हम आगे बढ़ाए। हमने महिला को शोषण से बचाने के लिए ट्रिपल तलाक भी लाया। और आखिरी बात है महोदय इन्वायरमेंट। जो सरकार की इस समय इन्वायरमेंट को लेकर नीति है वो ग्रीन एनर्जी की है। हम फॉसिल फ्यूल को रख रहे हैं, लेकिन पर हम ट्रांजिएंट हो रहे हैं ग्रीन एनर्जी को लेकर। सोलर पावर की बढ़ोतरी करा रहे हैं और महिलाओं को इन्वायरमेंट से जोड़ते हुए उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस भी मुक्त करा रहे हैं। धन्यवाद। गिनती के साथ समय सीमा को प्रारंभ कीजिएगा। 3, 2, 1। सदन की गरिमा महोदय साधन। सदन पटल का आज का विषय है कि बुद्धिजीवियों के सदन का मत है कि मोदी का भारत सही दिशा में है। अब बुद्धिजीवी कौन होते हैं? जो तर्क वितर्क करते हैं, विभिन्न पहलुओं को समझते हैं, आयामों को नापते हैं और प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात करते हैं। योजनाएं गिना देने से क्या सही दिशा हो जाती है, हम उसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। अब दूसरी बात को समझना है, मोदी का भारत मतलब मोदी की गवर्नमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, जैसा हमारे पक्ष बोल रहा है। अब सही दिशा को समझते हैं महोदय। पक्ष की परिभाषा आती है सही दिशा की, यह है कि हम पीछे से कंपेयर करेंगे। अगर पीछे से 1% भी सही है, एक पॉलिसी अच्छी आ गई तो वो सही दिशा हो गई। नहीं, अगर पीछे गलत था तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं थोड़ा सा कम गलत हो गया तो वो सही दिशा हो जाएगी। गलत दिशा होती है। हम अल्टीमेटली गलत दिशा को 4 आयाम बताएंगे महोदय कि 4 आयाम पर सही दिशा को नापा जाएगा। पहला सिक्योरिटी के ऊपर कि आपकी कंट्री का रीजन की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कितनी बड़ी है। दूसरी हम इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशंस जैसे डेमोक्रेसी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल में मोरालिटी को आप फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद में हम इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे। पॉलिसी का नाम गिना देना क्या सही दिशा हो जाता है? मैं 15,000 पॉलिसी लॉन्च कर दूं, क्या वो उसका जब प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे उसका जब कोई इंपैक्ट नहीं आता, क्या वो सही दिशा है? बिल्कुल नहीं है, जब तक उन पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन ना होगा। ये तीसरा पैराडाइम है। अब चौथा पैराडाइम है ध्रुवीकरण की राजनीति। हमारा पक्ष आता है, एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट देके जाता है कि हमने पूरी पॉलिटिक्स का एकीकरण कर दिया। जी हाँ, आपने एकीकरण कर दिया। एक वॉशिंग मशीन लगाई, पॉलिटिशियन को डाला, करप्शन साफ हो गया बीजेपी ज्वाइन कर लेने से। भाई कैसे? पहला क्वेश्चन, एकीकरण आपने किया, लेकिन किस मामले में? सिंगल पार्टी बनाने के मामले में। आपने विपक्ष की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा, विपक्ष के ऊपर ईडी का मिसयूज किया। कैसे किया, हम आगे डिबेट में समझते जाएंगे महोदय। तो अब क्यों सही दिशा में नहीं है? पहला बिंदु आता है मीडिया सेंसरशिप का। आज के समय में भारत का लगातार गिरता सूचकांक मीडिया के अंदर ग्लोबल लेवल के ऊपर एक कंसर्न बनता जा रहा है। भारतीय मीडिया केवल गोदी मीडिया बन के रह गई है। उसके अंदर क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक बहुत बड़ा क्या है, वोलेशन है। अब पीएम आते हैं, पीएम अगली बात करते हैं महोदय। वो बोलते हैं कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी ले आए। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर चला जब मोदी कहां थे?
उसका क्या सॉल्यूशन वो लेके आए? स्टेबिलिटी ले आए। आप किस बात की स्टेबिलिटी ले आए? कैसे ले आए? एक आर्गुमेंट दे, मतलब वन लाइनर आर्गुमेंट था। उसके बाद में बोटो एग्रीमेंट की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश को लगातार चाइना अपनी मैप पे दिखा रहा है। इंडिया ने क्या रिबटल किया? कुछ नहीं किया। अपने आप में उसको स्वीकार किया कि उनके कहने से कुछ नहीं हो जाता। हो क्यों नहीं जाता? तो आप उसके एक्शन क्या ले रहे हैं? डोकलाम विवाद के ऊपर इंडिया का स्टांस क्या रहा? क्या इंडिया ने आइडेंटिफाई किया चाइना हमारे अंदर एंटर कर रहा है? नहीं कर पाया। अब आगे आते हैं महोदय, इन्होंने कहा निम्न तबका, सामाजिक उन्नति की बात करते हैं, बेसिक नीड्स की बात करते हैं, शौचालय बनाया। क्या केवल एक शौचालय बना देने से सही दिशा हो गई भारत की? उसके बाद क्या एक्शंस लिए गए? क्या उनका मेंटेनेंस है? आज वो शौचालय केवल बनाकर छोड़ दिए गए हैं, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं देखा जा रहा। अल्टीमेटली क्या है? वो एक चेक ढकोसला दे दिया गया, उसके बाद में उसका कोई ग्राउंड लेवल पे रियलिटी नहीं है। इन्होंने कहा आवास योजना बना दी। अरे भाई कितनों को आवास दिया? उसका कोई डेटा है? ये बोल रहे मिनिस्ट्री का डेटा है। आपकी सरकार में आपका डेटा जो अपने आप में ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें प्रॉब्लमेटिक है। आवास योजना के अंदर कितने गरीबों को घर मिला? क्या रियलिटी में मिला? अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, एक ढकोसला चल रहा है। दूसरा इन्होंने कहा स्किल्ड, हमने स्किल डेवलपमेंट किया। आपने ऐसा कौन सा स्किल डेवलपमेंट किया जिससे भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई? ये तो दूसरा ही स्किल है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट आ नहीं रही है, अपने आप में प्रॉब्लम होती जा रही है। तो उसमें स्किल कहां से है और स्किल का उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, उसकी बात बताइए। अब आते हैं पोस्ट कोविड पे। इन्होंने कहा कि पोस्ट कोविड हमने टेक्निकल रिजोल्यूशन ले आए। जब हम बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले की, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में साफ साफ दिखा गया शहजाद पूनावाला की कंपनी जिसने कोविशील्ड बनाया, मोदी सरकार को 5,000 करोड़ का डोनेशन दिया, उसी की कोविशील्ड आ गई। अब रिपोर्ट से आ रही कि कोविशील्ड से क्या हो रहा है? हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। अब बताइए, आपने जो कोविशील्ड दिया मतलब गरीबी खत्म करने के लिए गरीबों को ही खत्म कर दो, बड़ी अच्छी योजना है आपकी, मोदी की सही दिशा है। मतलब मैं पॉपुलेशन खत्म कर दूंगा, मेरे ऊपर क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं होगा। आगे की बात करते हैं। इन्होंने कहा जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। अरे भाई जीडीपी ग्रोथ रेट को आप बता रहे हो कि बढ़ रही है, हम 3 ट्रिलियन की हो गई, मान लिया। अब उस बात को बताइए प्रैक्टिकलिटी में क्या है? जो इनकम डिस्पैरिटी बढ़ रही है, आपने माना खुद कि हम कैपिटलिज्म को ले आए, आपने केवल अंबानी अडानी की ग्रोथ बढ़ाई, उनकी ग्रोथ से क्या इनकम डिस्पैरिटी कम हुई? नहीं हुई। अपने आप में जो गरीब था वो और गरीब होता गया। अब महंगाई की जब बात करते हैं, महंगाई में क्या था पहले? आप कंपेयर कर रहे हैं ना, 2014 तक सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, मोदी जी ने 1100 का कर दिया। अब बोले हमने सब्सिडी दी, सब्सिडी बढ़ा दी। हाँ मान रहे हैं हम, पहले 11 मिलती थी, अब 14 रुपए दे रहे हैं। मतलब 14 रुपए की सब्सिडी पे आप 1100 को सिलेंडर बेच रहे हैं, अपने आप में महंगाई बढ़ गई। तो ये सही दिशा है क्या? मतलब गरीबों को एलिनेट कर देना सही दिशा है? इसकी मैं क्वेश्चन चाहूंगा मेरे पक्ष से। अगली बात इन्होंने कहा कि हमने जो है कैपिटलिस्ट इंस्ट्रूमेंट को बढ़ाया है। ऑब्वियसली जब आप कैपिटलिस्ट की ओर बढ़ते हैं तो अपने आप में क्या है? आप वेलफेयरिस्ट नेशन से दूर जाते हैं। जब वेलफेयरिस्ट नेशन से जाते हैं तो आप इंक्लूसिविटी नहीं लेके आते, वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। अब महोदय अगली इन्होंने कहा फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये जनधन योजना उन सब का बात बताते हैं। क्या केवल पॉलिसी आ जाना? पॉलिसी तो भारत में पहले से भी रही है, क्या उनका इंप्लीमेंटेशन से उसका कोई नाता नहीं है? और इंप्लीमेंटेशन हुआ तो उसका क्या प्रैक्टिकल ग्राउंड हुआ? अब इन्होंने कहा इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट जब बेसिक नीड्स नहीं है, आज भी 80 करोड़ लोगों को केवल फ्री में खाना इसलिए बांटा जाता है कि फ्री बी की राजनीति चल रही है। फ्री बी की किस लिए? आप कैपेबल नहीं बना रहे, आप स्किल डेवलप नहीं कर रहे, केवल फ्री बी बांट रहे हैं। फिर इन्होंने कहा परसेप्शन की और उसकी बात करते हैं, सर्वधर्म संभाव, बहुत अच्छा सर्वधर्म संभाव है। आप अल्टीमेटली हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं। क्यों? फिर राम मंदिर एक जो अपने आप में धार्मिक मुद्दा था, वहां पर प्रधानमंत्री के जाने का क्या मतलब बनता है? क्या कितने एमपी मुस्लिम है आपकी पार्टी में? कितनों को आपने कैंडिडेट दिया? 2024 का इलेक्शन आ रहा है ना, कितने कैंडिडेट बने मुझे बता के जाइएगा। अब फॉरेन रिलेशन की बात करते हैं। मोदी का फॉरेन रिलेशन किस तरह से सही दिशा में, मैं बताता हूं। म्यांमार आपसे दूर गया, मालदीव के साथ आपकी टेंशन आई, श्रीलंका के साथ आपकी टेंशन चल रही है, बांग्लादेश आपके साथ स्टैंड नहीं ले रहा, नेपाल भूटान आपके साथ नहीं ले रहा, पूरा नेबरहुड अफगानिस्तान। केवल आप आज किस तरह से आईआर में वर्क कर रहे हैं? एक केवल अमेरिका के इशारे पे, अमेरिका आपको एज ए टूल यूज कर रहा है चाइना को टैकल करने के लिए। आप होते जा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं हमारी पावर बढ़ती जा रही है। क्या वो रियलिटी में बढ़ी? जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा, आपने एम्बेसी क्यों हटाई? क्या आपके स्वतंत्र रिलेशन उससे नहीं होने चाहिए? जब आप बात करते हैं रशिया यूक्रेन की, तो आपका कौन सा स्टैंड है उससे वो अपने आप में इंप्लीमेंट हो गया। तीसरी बात, जब आप इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर की जब हम बात करते हैं, इंडिया हमेशा 2 नेशन थ्योरी लेके आया, जो अपने आप में नेम की बात करता था, उसको आपने ध्वस्त कर दिया। आप इजराइल के साथ जा रहे, क्यों? केवल अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए, वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। इसके बाद में इन्होंने कहा कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज के बेसिस पे क्या किया? बोले G20 की प्रेसिडेंसी की, G20 के ऊपर खर्च कितना हुआ और उसका बेसिक आउटपुट क्या आया? कि केवल एक मुद्दा बना देना अपने आप में उसकी सही दिशा हो जाता है। तीसरी बात इन्होंने कहा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एज ए गोदी मीडिया प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा है। ईडी का मिसयूज, अरविंद केजरीवाल, आपने पूरे विपक्ष को खत्म कर दिया, धड़ल्ले से किया। क्यों किया? अगर आप करप्शन का आरोप लगा रहे हैं तो फिर वो कैसे बीजेपी ज्वाइन करते ही साफ हो जाते हैं? क्यों एक्शन नहीं ले पाते? और अल्टीमेटली अगला पॉइंट इन्होंने कहा वीमेन को हमने कहा, ठीक है, इन्होंने कहा वीमेन को हमने 33% रिजर्वेशन दिया।
2029 तक क्यों बढ़ाया, अभी 24 में क्यों लागू नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात, कितनी वीमेन आपसे एमपी हैं, कितनी वीमेन को आप सीट देते हैं, कितनी वीमेन को आप रियलिटी में एम्पावर कर रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देके जाइएगा। सदन की गरिमा को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करके जाते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जब स्कीम आता है तो सभी लोग उसको सपोर्ट करते हैं और सिर्फ बीजेपी को डोनेशन नहीं जाता, सबको डोनेशन जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस बेसिस पे उसको नेग्लेक्ट करता है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, अर्थात वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ट्रांसपेरेंसी का लाना इंपॉर्टेंट है और उसमें सभी ने बेनिफिट किया। तो अर्थात जब सभी के, अब अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड को हटा दीजिए तो डोनेशन कैसे जाएगा? इन हैंड कैश के थ्रू जाएगा ना, तब तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल जा पाएगा किसको कितना डोनेशन गया। फिर ये बोलकर जा रहे शौचालय बना दिए, उसका मेंटेनेंस क्या है? मतलब आप ये मान करके जा रहे हैं कि शौचालय तो बने हैं, उसका मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। मतलब मेंटेनेंस के लिए आप खुद में मेंटेनेंस करिए। एक व्यक्ति को शौचालय बना दिया गया, आप स्वच्छता अभियान क्यों चला रहे? ताकि आप अपने शौचालय की सफाई करिए। मतलब शौचालय तो बन गए ना, आप भी मान के चले गए। फिर बोल करके जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्लेम कर रहा है। चाइना तो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्लेम कर रहा है, उसके क्लेम को एंटरटेन कौन कर रहा है? उसी के अगली बार जब मोदी जी अरुणाचल प्रदेश जाते हैं और चाइना उसको रजिस्ट करता है, ये दिखाता है कि हम विरोध के लिए जा रहे हैं। अर्थात आप वो अगर कल के दिन न्यू दिल्ली का नाम बदल देगा तो आप क्या बोलेंगे? मोदी जी की गलती, उस चाइना ने किसी न्यू दिल्ली का नाम बदल दिया? नहीं, एंटरटेन कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। हम स्ट्रॉन्ग अपोजिशन निकाल रहे हैं चाइना के लिए कि आपके ऐसे नाम बदलने से कुछ नहीं हो जाएगा। फिर ये बोल करके जा रहे हैं कि ईडी का मिसयूज किया जा रहा है। अगर केजरीवाल जी को 7 बार ईडी समन देता है कि आप अपीयर होइए और आप नहीं अपीयर हो रहे, तो एक कॉमन सिटीजन होने के नाते मैं तो जानूंगा ना कि आप कैसे लीडर हैं, आप क्यों नहीं जो इंस्टीट्यूशंस है आप उनको सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें। ये बोल रहे विपक्ष की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। आप ये समझिए कि हम एक मैच्योर विपक्ष की भी तो कामना करते हैं। अगर गवर्नमेंट अच्छे से वर्क कर रही है, गवर्नमेंट स्ट्रांग है और विपक्ष अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा, तो इसकी जिम्मेदारी आप गवर्नमेंट की तरफ क्यों दे रहे हैं? अगर कांग्रेस अपने जो इनकम टैक्स रिटर्न है टाइम पर नहीं भर पा रहा, तब जबकि पॉलिटिकल डोनेशन को फ्री दिया जाता है, उसके बाद भी अगर आप अपने दिए गए लिमिट के अंदर भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, तो इसमें गलती बीजेपी की नहीं, आपकी गलती, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन नहीं। ये बोलकर जा रहे बीजेपी वॉशिंग मशीन का काम कर रही है। मतलब आप ये मान के जा रहे कांग्रेस या बाकी जितनी भी पार्टीज हैं वहां पर करप्ट लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, और आपका ये कहना क्योंकि कोई भी XYZ पर्सन ज्वाइन कर रहा है बीजेपी तो आप तुरंत उसे करप्ट घोषित कर रहे हैं। मतलब वो सारे के सारे करप्ट पहले वहां थे, लेकिन कोई भी ज्वाइन करे आप उसे करप्ट घोषित करें ताकि आप बीजेपी को बोल सके। फिर ये बोल करके जा रहे हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट पे आप ये समझिए, जब बोडो एग्रीमेंट आता है और जब सुप्रीम कोर्ट मेथीस को एससी डिक्लेयर करती है तो गवर्नमेंट उस पे हॉल्ट लगाती है, ये कहते हुए कि हम मेथीस को बिना हमसे कंसल्ट किए हुए एससी शेड्यूल टाइप की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। और इसी कारण ही तो सारा कॉन्फ्लिक्ट आया मेटीज और कुकीज का, शेड्यूल ट्राइब की डिमांड के बेसिस पे। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट ने उसको हॉल्ट किया। अब यहां पर बात आती है कि आप कैसे मेंटेन करते हैं सिक्योरिटी को मेंटेन ही किया जाएगा जब आप पहले वायलेंस को रिप्रेस करेंगे। फिर रिलीजियस अपीसमेंट की बात करते हैं। आप ये समझिए, अगर ये कहना कि साउथर्न स्टेट में सिर्फ टेंपल पे ही क्यों आप टैक्स लगा रहे, बाकी सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे भी क्यों नहीं लगा रहे, या सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना, अगर ये सारे के सारे अपीसमेंट की पॉलिसीज कोई दूसरी गवर्नमेंट अपना रहा है और अगर गवर्नमेंट उसको क्वेश्चन कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। या तो आप सारी पॉलिसी सभी के लिए लाइए, या तो फिर आप ऐसी अपीसमेंट की कोई पॉलिसी भी मत लाइए। अर्थात अब फिर यहां पर बोलकर जा रहे हैं गलत दिशा में जा रहे हैं, तो पहले से ठीक कर रहे हैं तो क्या वो सही दिशा है? मतलब हाँ, अगर पहले गलती करी जा रही है और पहले की गलती की ठीक करते हुए आप आगे की तरफ बढ़े तो सही दिशा है। ये बोलकर जा रहे इंटरनेशनल रिलेशन में हम डोनेशन थ्योरी को नकार रहे नहीं, हमारा हमेशा से स्टैंड क्लियर रहा है कि हम इजराइल और फलस्तीन दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट का को डिमांड करते हैं, हम दोनों डोनेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ये बोलकर जा रहे इंटरनेशनल पॉलिसी फ्लॉप रही नहीं, हम अमेरिका के इशारे पे कहां नाच रहे हैं? अमेरिका तो यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम रशिया के साथ भी रिलेशन मेंटेन करके ऑयल खरीद रहे हैं। हमने पूरे वेस्ट को क्रिटिसाइज किया कि हम ऑयल खरीदेंगे, हम इजराइल का भी सपोर्ट कर रहे हैं, पैलेस्टीन के लोगों की कॉज की भी बात कर रहे हैं, हम ईरान से भी रिलेशन बनाए हुए। मतलब कि इतने कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हमारे इंटरनेशनल रिलेशन सही चल रहा है। अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन की दिशा में तो हम सही में है। फिर इकोनॉमी की बात करके आप कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये समझिए, इन्वेस्टमेंट जब होगा तो इन्वेस्टमेंट कैपिटलिस्ट ही करेंगे, और इन्वेस्टमेंट से आपका फॉरेक्स बढ़ेगा, फॉरेक्स से आप ट्रेड करेंगे, और ट्रेड अब जब मिलिट्री पार्टनरशिप करते हैं, आप कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लानी ही पड़ेगी। और अगर आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाना, कैपिटलिस्ट का सपोर्ट करना है, तो आपको बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना ही पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं? हम बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट ना बनाए, हम पब्लिक पार्टनरशिप ना बनाए, हम इन्वेस्टमेंट को नकार दें, तो फिर आप अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तभी तो हमारी 7.8 से जीडीपी से चल रही है। फिर ये बोल करके जा रहे हैं कि हम सभी को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं, तो श्रीलंका वाली बात, मतलब आपके नेबर्स जो है आपसे दूर जाते जा रहे हैं, तो क्या पीस करने के लिए आप कच्चा गेहूं दे देंगे कि जस्ट बिकॉज कि आपका नेबर आपसे नाराज है और कुछ पर्टिकुलर डिमांड कर रहा है, तो क्या आप कच्चा गेहूं
जैसे आइलैंड दे देंगे, या फिर आप क्या बोलते हैं मालदीव से मिलिट्री को बाहर ले लेंगे। बेसिकली ये है कि अगर आपका जो नेबर है उसके यहाँ भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट कर रहा है, उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को डिक्रीज करने के लिए आप उनके हर एक बात को एंटरटेन नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। अर्थात स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाना अपने कॉज के लिए खड़े रहना भी दिखाता है कि आप अपनी इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं। फिर अफगानिस्तान वाली बात करें तो हम बोले कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए हम हमेशा कार्य करते रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बनाने के लिए मना किया, फिर भी हमने वहां पर काम किया। फिर बोल के जा रहे हैं कि कितने लोग जो फ्री बीज वाली बात करके आप फ्री का अन्न बांट रहे हैं। हम फ्री बीज के हमेशा से अगेंस्ट में रहे हैं। हमने हमेशा से बोला है कि एमएसपी को हम लीगलाइज नहीं कर सकते, हम किसी को फ्री का पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारा फिजिकल डेफिसिट को इंक्रीज करेगा, आपकी इकोनॉमी पे बर्डन पड़ेगा। और फिर यहाँ पर बोलकर जब हम डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में देखते हैं तो फिजिकल डेफिसिट कब कम होगा, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो बीजेपी का जो शासन काल रहा है वो इकोनॉमी के लिए सही दिशा में जाता जा रहा है, क्योंकि हमारा हमेशा इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे चलता रहा है। फिर ये बोल करके जा रहे हैं कि हम एससी को सुपरसीड कर रहे हैं। नहीं, हमने एससी के हर एक डिसीजन, हमने राम मंदिर का डिसीजन भी उन्होंने एससी का वेट किया, एनजीएमसी पर उन्होंने हॉल्ट लगाया, हमने एससी का वेट किया, 370 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी हमने एससी से वेरीफाई कराई, जब इलेक्टोरल बॉन्ड वाला रिजल्ट आया तब भी हमने एससी को रिस्पेक्ट किया। अर्थात बीजेपी एससी के आइडियाज को लेकर साथ में इनकॉर्पोरेट कर रही है, अब वो इंस्टीट्यूशन पे बिलीव रख रही है। फिर ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की सिचुएशन सही नहीं है, तो आप यह समझिए कि बाकी स्टेट्स को फिर आप कैसे देख रहे हैं। केरला को अगर बीजेपी गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए दे रही बेल आउट कराने के लिए, क्यों? क्योंकि वो हमेशा कैपिटलिज्म के अगेंस्ट रहा है या वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रहा है। मतलब कि आपको इकोनॉमी को सस्टेन कराने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर ये वुमेन रिजर्वेशन की जो बात करें कि वुमेन रिजर्वेशन आपने क्यों दे दिया, तो आप समझिए कि इलेक्शन का टाइम आ गया, आप ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। फिर ये समझिए कि 2060 पे डीलिमिटेशन आएगा, डीलिमिटेशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स हैं वो बढ़ेंगी और उन सीट्स में हम वुमेन को इनकॉर्पोरेट करेंगे। और फिर अब यहाँ पर बोल करके जा रहे हैं कि हम करप्शन की बात कैसे कर रहे हैं। करप्शन की बात हम ऐसे कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी तब आएगी जब आपका ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होगा, और वो तब होगा जब आप डिजिटल वर्ल्ड में जाएंगे, और डिजिटल वर्ल्ड में आप तब जाएंगे जब आपकी चीजें ट्रांसपेरेंसी होगी। अर्थात डिजिटल इंडिया का पूरा मूवमेंट ट्रांसपेरेंसी के आइडिया पर आधारित है। फिर यहाँ पर ये बोल करके जा रहे हैं कि जो बीजेपी की पॉलिसीज है वो एसिमिलेटिव नहीं रही है। क्यों एसिमिलेटिव रही? क्योंकि वो कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेट करिए। हम बोल रहे हैं कि नहीं, उन्होंने हर एक कम्युनिटी की बात की, उन्होंने हर शब्द संभाव की बात की। जो मुस्लिम का विक्टिमाइजेशन आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर ओवैसी अगर लगातार मुस्लिम को अपील कर रहे हैं, बाकी कम्युनिटीज विक्टिमाइज कर रहे हैं, ये भी अपने आप में गैप को क्रिएट कर रहा है। अगर बीजेपी पॉलिसीज के थ्रू सभी कम्युनिटी को कवर कर रही है तो कहीं से भी विक्टिमाइजेशन नहीं किसी का कर रही, जबकि वो ये बोल रहे कि आप रिसोर्स को सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे मोबिलाइज मत करिए। अर्थात जो सेपरेशन का आइडिया है वो दूसरी साइड से आ रहा है, जबकि बीजेपी का आइडिया सभी को इक्वली ट्रीट कर रहा है। फिर आप ये समझिए, हाई कोर्ट का जो डिसीजन था